नमस्कार। आज मेरे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे साहब फिर जुड़ गए हैं और आज क्योंकि एक ऐतिहासिक बात इसलिए है कि आज मोदी जी ने एक चौंकाने वाला काम किया। चौंकाने वाला काम इसलिए किया कि मोदी जी अभी तक जब आते थे तो राष्ट्र के नाम संदेश खूब लोगों को बताया जाता था, सबके पास व्हाट्सएप मैसेज आ जाता था, सब जगह सर्कुलेट होता था। आज एकदम से सो के उठे और ये पता लगा कि मोदी जी ने घोषणा कर दी कि 3 किसान बिल वो वापस ले रहे हैं। मैं अभय जी, जो पहला प्रश्न आपसे है कि इसको कुछ लोग किसानों की जीत के रूप में देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? ये रणनीति के तहत उन्होंने वापस लिया है क्योंकि चुनाव सामने हैं और ये सरकार और मोदी जी तो चुनाव को ही नजरअंदाज करते नहीं है, उसी को लेके सारे निर्णय लेते हैं। तो ये रणनीति के तहत हुआ है, किसान इसको अपनी जीत मान रहे हैं। क्यों किसान बिल क्यों वापस लिया मोदी जी ने? आनंद जी, मैं पिछले 10 महीने से लगातार इस बात को कह रहा हूं कि जैसे ही नेता को अपने वोट गिरते हुए दिखाई पड़ते हैं, वो अपनी नीति बदल देता है। जिन नीतियों पर बहुत दृढ़ माना जाता है वो नीतियां वो छोड़ देता है। और साफ तौर पर मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, इन तमाम जगहों पर अपने वोट कम होते हुए दिखाई पड़ रहे थे। सर्वेक्षण लगातार बता रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों से पीछे है। बाकायदा सबसे बड़ा डेंट उसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगने वाला है, जो कि किसान आंदोलन का बहुत बड़ा केंद्र है। और पंजाब में तो स्थिति ये थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घरों से नहीं निकल पा रहे थे। उन्हें घरों के सामने पक्के धरने लगे हुए थे। पक्के धरने का मतलब होता है कि एक ऐसा टेंट जिसके नीचे 250 आंदोलनकारी बैठे हों। हर जगह पक्के धरने लगे हुए थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनचाही जगहों पर अपने हेलीकॉप्टर नहीं उतार सकते थे। उनके मंत्रियों की कारों को किसान खदेड़ देते थे। ये स्थिति थी। और अकाली दल और भाजपा का जो गठजोड़ टूटा था उसकी वजह से अकाली दल को भी बहुत बड़े पैमाने पर वहां नुकसान हो रहा था और भाजपा तो पूरी तरीके से पंजाब में सिफर हो गई थी। अगर खुदा न खास्ता इसी वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार जाती चुनाव, जिसका भारतीय जनता पार्टी को आज भी डर है, क्योंकि मसला केवल वहां किसान आंदोलन का नहीं है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी मसला है, जहां पर लड़ाई बहुत नजदीकी होती जा रही है। तब फिर भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच जाती और मोदी के नेतृत्व के ऊपर सवालिया निशान लग जाता। और वो पार्टी के अंदर लगता, ऐसा नहीं विपक्ष तो सवालिया निशान लगाता ही रहता है, आलोचक तो लगाते ही रहते हैं, लेकिन वो पार्टी के अंदर से लगता और पिछले 8 साल में पहली बार लगता। तो मोदी जी इस चीज को बिल्कुल झेलने के लिए तैयार नहीं थे। और जिस दिन से अमरिंदर सिंह की मुलाकात अमित शाह से हुई थी, उसी दिन से मैं इस बात को कह भी रहा था और अपने लेखों में भी लिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी दिन एक असाधारण रेडिकल किस्म का कदम उठा सकती है, सरकार उठा सकती है, क्योंकि सरकार लगातार अपने आप को नुकसान में ही देख रही थी। देखिए, मुझे याद पड़ता है, एक छोटी सी बात और मैं याद कर लूंगा अगर आप मौका दें। पिछले जाड़ों में गाजीपुर बॉर्डर पर अजीत अंजुम ने एक प्रसारण किया था। उसमें स्वर्गीय अरुण पांडे भी शामिल थे, जिन्हें कोरोना ने हमसे छीन लिया। उनकी बहुत मुझे याद आती है। और उसी वक्त मैंने भी कहा था और वो सब लोग सहमत थे कि मैंने तब कहा था किसान आंदोलन जीत चुका है, केवल इस जीत की घोषणा होनी बाकी है। अभी 10 दिन पहले मैंने एक कार्यक्रम में ये कहा था कि सरकार की हालत मिट्टी के अखाड़े में पड़े हुए उस पस्त पहलवान की है जो मुंह के बल पड़ा हुआ है और उसका विपक्षी यानी किसान आंदोलन उसकी गर्दन पे घुटना रख के रद्दे मार रहा है कि चित हो जाए। ये केवल पीठ लगने की वाली बात थी और आज सरकार की पीठ लग गई। और आप मीडिया का कमाल देखिए, किसान आंदोलन जीत गया लेकिन मोदी जी अभी भी नहीं हारे हैं। किसी भी मीडिया एंकर के मुंह से ये नहीं निकला कि मोदी जी परास्त हो गए हैं। और ये सीधे सीधे एक चुनावी फैसला है, इसके पीछे ना कोई बड़ा दिल है और ना कुछ है। तो ये मैं कहता रहा हूं कि ये सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बहुत ही विकट किस्म का प्रोजेक्ट चला रहे हैं इस देश में, जिसको कहते हैं आज्ञापालक समाज बनाने का प्रोजेक्ट, जिसमें सरकार की बात लोग सिर झुका के माने, ओबीडियंट सोसाइटी बनाने का प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को ये बहुत बड़ा झटका है। ये प्रतिरोध की राजनीति की जीत है, आंदोलन की जीत है और ये भारत के लोकतंत्र का जो सामुदायिक किरदार है उस सामुदायिक किरदार की जीत है और मीडिया की भी सरकार परस्ती की हार है। जी, मैं एक चीजें जरा आपसे और समझ लूंगा सब। 2 चीजें मैं इसलिए क्योंकि वो मेरा ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है गलत भी हो।
एक तो आज मोदी जी हड़बड़ाहट में दिखाई पड़े। मैंने पहली बार पिछले 7 साढ़े 7 वर्षों में एज प्राइम मिनिस्टर देखा है कि जब वो शॉल उल्टा पहन लिया। आप अगर देखिए तो वो जो आप बहुत ध्यान से देखिएगा तो वो शॉल उल्टा ओढ़े हैं, क्योंकि वो जो जानवर चल रहा है वो उल्टा हो गया। ये मोदी जी से तो कभी ये मतलब आज मेरे ख्याल में वो जो भी उनका ड्रेस डिजाइनर या जो कैमरा, उसकी नौकरी तो जानी ही चाहिए। कम से कम उठक बैठक तो कान पकड़ के उसको करवाना ही चाहिए कि उसने हमारे प्रधानमंत्री का शॉल उल्टा कैसे कर दिया। दूसरा एक चीज और जरा आपको अगर ये दाढ़ी छोटी बड़ी क्या करते रहते हैं, कभी कभी दाढ़ी छोटी कर लेते हैं, कभी बड़ी कर लेते हैं, आप बीच वाली कर लिए हैं तो ये स्टाइल। लेकिन ज्यादा सीरियस नोट पे वेस्टर्न यूपी में कोई 112 सीटों में 100 सीट के आसपास बीजेपी की क्लीन स्वीप थी पिछली बार। इस बार बीजेपी घुस नहीं पा रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि 2 4 5 10 15 दिन में जो ईस्टर्न यूपी में लोग जोर लगाए हुए हैं, इनको समझ में आ गया है कि वेस्टर्न यूपी की भरपाई ईस्टर्न यूपी से नहीं हो सकती है। आप अगर वेस्टर्न यूपी से मतलब आपने वेस्टर्न यूपी को अगर किनारे करके हमारे एक मित्र का जो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनका नाम यहां नहीं लूंगा, लेकिन वो आपके भी मित्र हैं, आप भी उनको अच्छी तरीके से जानते हैं। उनका आकलन तो ये था कि हो सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा कुछ अपने खिलाफ जो विरोध है उसको प्रबंधित कर ले जाए एक सीमा तक, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। वहां पर लगातार समाजवादी पार्टी सीधी सीधी टक्कर में आती जा रही है। और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको डेंट लगने वाला है किसान आंदोलन की वजह से, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर बराबर की लड़ाई हो जाती है, किसान आंदोलन नहीं है, तो भाजपा के लिए एक बहुत बुरी खबर है। जहां तक आपने मोदी जी की शॉल और उल्टे चलते हुए जानवर की बात कही, देखिए मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, उनकी साख इस वक्त अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। और उस संकट के कुछ ऐसे कारण भी हैं जो उनके हाथ में नहीं है। हालांकि जिम्मेदार 8 साल सरकार में जिम्मेदार तो वो है ही, लेकिन समस्या कहीं ज्यादा गहरी है। वो पहली समस्या है अर्थव्यवस्था की। सरकार जो आंकड़े देती है, सरकार कहती है 4.5% महंगाई है। बताइए कितनी बचकानी बात है। 4.5% से ज्यादा महंगाई का आंकड़ा इनका बढ़ता ही नहीं, कुछ भी हो जाए। देखिए बहुत बुरी, बहुत लोग, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है गोपाल जी अग्रवाल, जिनके बारे में मैंने आपके साथ चर्चा की थी। उन्होंने टीवी पर बहस करते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाने के जरिए हम जो राजस्व कमा रहे हैं वो हमारी एक इन्फॉर्म्ड चॉइस है, यानी हमारा सुचिंतित निर्णय है ये वो कह रहे थे। और जिसे कह रहे थे उसके 5 दिन बाद ही उपचुनाव हुए और उसके बाद उन्हें कीमत गिरानी पड़ी, फिर दोबारा कीमत गिरानी पड़ी, अभी और भी कीमत गिराएंगे। नेता के जब वोट गिरते हैं तो वो सिर के बल खड़ा हो जाता है, लेकिन अपने वोट गिरने से रोकना चाहता है। आपको याद कीजिए मोदी जी ने वो अपना कुख्यात सूट पहना था ओबामा के साथ में, वो सूट पहना था। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि ये सूट बूट की सरकार है। वो ऐसा थप्पड़ मोदी जी को लगा। उसके बाद मोदी जी ने अपने आप को बड़ी होशियारी से और तत्परता से री इन्वेंट करना शुरू किया, अपना पुनराविष्कार करना। गरीबों के नेता उसी के बाद से बनने की उन्होंने कोशिश की। उससे पहले वो अमीरों के नेता के रूप में दिखना चाहते थे। अब उसके बाद उन्होंने, देखिए किसानों ने दूसरी पराजय दी है उन्हें। 2014 में जब वो सत्ता में आए थे, आते ही उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल निकाला था, विधेयक लाए थे, अध्यादेश लाए थे, और कितने शायद 3 या 4 बार उस अध्यादेश को उन्होंने दोहराया। बाद में उन्हें वापस लेना पड़ा। तब ये तर्क दिया गया कि अगर राज्यसभा में ताकत होती तो शायद वापस न लेते। आज तो उनके पास, आज तो वो उतने कमजोर नहीं है राज्यसभा में। ठीक है, 2/3 बहुमत की जुगाड़ नहीं कर सकते, लेकिन आज तो राज्यसभा में उतने कमजोर नहीं है। और इन्होंने लोकसभा से और राज्यसभा से दोनों से ये पास करा लिए थे तीनों कानून, जिनको किसान काले कानून। अभी एक महिला पत्रकार एक किसान से उसने पूछा कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं, तो बोला आप कृषि कानून क्यों कह रही हैं इसको, ये काले कानून है। अगर कृषि कानून होते तो हम इनके समर्थन में खड़े होते। इनको आप कृषि कानून कहिए ही मत, ये काले कानून है। देखिए अभी मामला, सरकार ने पराजय स्वीकार कर ली है। मीडिया कितनी भी लीपापोती करे, पराजय बिल्कुल स्पष्ट है, साफ दिखाई पड़ रही है, सरकार की आंखों में झांक रही है। और पराजय बहुत विकट है, बहुत जबरदस्त है, बहुत प्रभावी पराजय है। इसका बहुत गहराई तक असर होगा। मैं एक चीज अभी मामला और फंसने वाला है। हाँ, ये केवल इससे सवाल नहीं है। 3 बड़ी मांगे जो किसानों की थी, उसमें से एक मांग सरकार ने मांगी है। दूसरी पे मोदी जी कहते हैं कि कोई एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वो सब चलेगा नहीं। अब आप एक बार हार गए, आपको बार बार हारना पड़ेगा। पराजय का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्नोबॉल होना। अब ये डिफीट जो है स्नोबॉल होगी। मैं बस एक चीज और, देखिए एक मुझे हरदम ये लगता है मोदी जी के साथ कि अच्छा बोलने वाले, अच्छा सब कुछ करने वाले,
जो एक ग्रेस होता है ना, वो जैसे बोलते हैं ही लैक्स दैट ग्रेस। इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद देश के सामने आए और कहा मुझसे गलती हुई, उसमें कोई लाग लपेट नहीं था, इफ परंतु करंतु परंतु अगर होता ये मोदी जी ने अभी भी जब ये स्पीच दी तो उन्होंने सारी बातें ये कही कि ये तो छोटे किसानों के हित में है, विशेषज्ञों ने कहा बहुत अच्छा है, कुछ किसान को हम लोग नहीं बना पाए इसलिए, लेकिन उसको बहुत क्वालिफाई करके उन्होंने बात की। दूसरा, वो जो 700 किसान मरे हैं ना, उन 700 किसानों पे एक शब्द नहीं बोला। मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि उसको अपना मुंह हिला देने में क्या दिक्कत थी। आप कहते देखिए ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मामला अभी पूरी तरह भाजपा आप इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहेगी। अभी तक तो भाजपा लोगों उन इलाकों में किसान आंदोलन के प्रभाव वाले इलाकों में घुसने की स्थिति में नहीं थी। अब भाजपा वाले कम से कम घुसने की स्थिति में हो पाएंगे। एक फायदा भाजपा को ये होगा, लेकिन ये बहुत ही शुरुआती किस्म का फायदा है। अभी उनसे बहुत सवाल पूछे जाएंगे और जो महीने के अंत में जिस संसद के अधिवेशन का उन्होंने जिक्र किया है प्रधानमंत्री ने, उस अधिवेशन में क्या होता है बहुत कुछ उस बात के ऊपर निर्भर करता है। जी, और किसी भी वक्त कोई भी उल्टा सीधा बयान, किसी भी किस्म की कोई शेखीखोरी और मीडिया द्वारा जो भाजपा की, जो प्रधानमंत्री की पीठ थपथपाई, पीठ ठोकी जा रही है, ये सारी की सारी चीजें परिस्थिति को कभी भी बिगाड़ सकती हैं और ये आंदोलन दोबारा खड़ा हो सकता है। जी, तो ये हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि आखिरकार किस जगह जाकर मामला फंसेगा दोबारा। और अगर मामला कहीं नहीं फंसता है तो सरकार को अभी कई बार अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी। और मुझे एक चीज वैसे और लगती है, जो आपने एक टर्म यूज किया, स्नो बॉलिंग इफेक्ट। देखिए, बंगाल में आज की तारीख में कांग्रेस और लेफ्ट का कुछ नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है कि वो वहां बीजेपी के प्रति गुस्सा था, तो ये जो विपक्ष के वोट थे वो सब जाके पोलराइज हो गए थे ममता बनर्जी के साथ। उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश जी को जो इतना बहुत जबरदस्त समर्थन मिल रहा है इस समय, जहां निकल रहे हैं वो जबरदस्त है। आप कोई भी विजुअल देख लीजिए। मुझे ऐसा लगता है जो मेरे लोग हैं, वो लोगों का जो बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह, योगी जी से जो गुस्सा है, वो अब ये सारा कुछ डाइवर्ट हो गया अखिलेश जी की तरफ, क्योंकि बाकी कोई उसको भुनाने वाला नहीं है या उसको लेने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये और बढ़ता चलेगा, और बढ़ता जाएगा? आपका जो ये अवलोकन है बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में कोई तकनीकी रूप से विपक्षी एकता नहीं है, सारे विपक्षी दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई है कि विपक्ष का एक ध्रुव बन गया है और वो ध्रुव, उस ध्रुव पर जो खड़ा हुआ है उस व्यक्ति का नाम है अखिलेश यादव और उसकी पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी और उसके साथ जुड़ी हुई छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनका गठजोड़। भाजपा के खाते से जो भी चीज कम होती है वो सीधे सीधे जाके समाजवादी पार्टी के खाते में जुड़ जाती है। और आप कह ही रहे हैं कि आम लोगों की भीड़ दिखाई पड़ रही है, लेकिन भीड़ से मैं ज्यादा प्रभावित नहीं होता। भीड़ तो मोदी जी की और के रोड शो में उसमें भी बहुत ज्यादा आएगी और बहुत हो सकता है इससे भी ज्यादा आए। और दिल्ली में जब मोदी जी कैंपेनिंग करते थे तो कितनी भीड़ यहाँ पे आती थी, तो भीड़ तो बहुत ज्यादा आती है। मेरा मानना यह है कि ये जो किसान आंदोलन की वापसी की जो परिस्थितियां बन रही हैं, अगर सरकार ने तीनों मांगे मान ली तो जाहिर है कि 1 महीने बाद किसान आंदोलन नहीं रहेगा, फिर उससे करने की कोई वजह नहीं रह जाएगी। उसके बाद राजनीति कैसे होती है, भाजपा जो प्रधानमंत्री के इस निर्णय से भाजपा को एक नई जमीन प्राप्त होगी इन इलाकों में, वहां भाजपा की सक्रियता क्या होती है और फिर विपक्ष किस तरीके से अपनी भूमिका निभाता है। उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा कैसे भरपाई करती है अपनी, तो इन सब बातों पर निगाह रखनी होगी। नहीं, मैं वैसा, लेकिन मेरे हिसाब से ये आंदोलन, जो मैं जितना अभी तक बात किया और जो मैं रीड कर सकता हूं, किसानों ने ये काला कानून तो वापस हुआ, लेकिन वो जो एमएसपी वाला मसला है ना, उसके लिए अब किसान कटिबद्ध है। उनको एक तो ताकत हो गई है, तो उनको लगा है कि हम करते हैं, वो एक कॉन्फिडेंस की, वो बिना एमएसपी लिए अब किसान तो हिलने वाले नहीं। अब वो चाहे 6 महीने में मांगे सब माननी पड़ेंगी। जी जी, मांगे उन्हें सारी माननी पड़ेंगी, कोई भी मांग वो मानने से बच नहीं सकते और ना टाल सकते हैं। जब आपने जब संसद में पारित कानूनों को आपने वापस ले लिया जी, तो लेने के लिए आप तैयार हो गए, अब सरकारी तो संसद के अंदर ही ये प्रस्ताव लाएगी कि इन कानूनों को वापस लिया जाता है। उस वक्त फिर से प्रधानमंत्री कहेंगे कि भाई ये तो दिए की तरह, दिए के उजाले की तरह पवित्र था और प्रकाशित था और सब कुछ बढ़िया था और हमसे किसानों के हित में बात कर रही, तो वहां बहस होगी वहां पे संसद में। बात ऐसी तो ही ना, विपक्ष भी खड़े होकर कहेगा ना, विपक्ष किसानों का पक्ष रखेगा ना वहां पे, कहेगा ना तो ये दिए के उजाले की तरह साफ था,
ना ये किसानों के हित में था, ना ये छोटे किसानों के हित में था। ये सारी बातें फिर से ये इस प्रश्न के ऊपर बहस दोबारा उठ खड़ी होगी। समस्या केवल इतनी नहीं है कि चुपचाप कानून वापस ले लिया जाएगा, सब तालियां बजने लगेंगी, सब ठीक ठीक हो जाएगा, सारा कुछ गुडी गुडी हो जाएगा। ये नहीं हो सकता है। इसके राजनीतिक फलितार्थ होने लाजमी हैं। भाजपा राजनीतिक फलितार्थों को अपनी ओर मोड़ने की कोशिश करेगी और भाजपा और लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाजपा को इसमें वैसी कामयाबी मिलेगी जैसी वो कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि परिस्थिति काफी कुछ बिगड़ चुकी है। जी, मैं अब जल्दी से बहुत छोटे छोटे प्रश्न आपसे 3 कर लूंगा, उसके बाद समय आपको भी कहीं और जाना है। पहला ये है कि अभी हम सब लोगों ने 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री आए थे, ये चौथी या पांचवी उनकी विजिट थी। 50 ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी इलेक्शन में 50 बार वो 50 रैली और करेंगे। योगी जी की एक फोटो आई, वो व्हाट्सएप पे आई, जिसमें प्रधानमंत्री जी अपनी गाड़ी में बैठ के चल दिए और ये पीछे पीछे चल रहे हैं। उससे आपको क्या लगता है, कुछ डैमेज होगा बीजेपी का या योगी समर्थकों का? या अब बाहर कुछ भी कहें, लेकिन अंदर सबको बुरा लगा है, जो योगी जी के लोग हैं और खास करके पूर्वांचल के लोग हैं, सबको बुरा तो लगा है। भाई देखिए, योगी जी की राजनीति का एक पक्ष ऐसा है जिसको स्पष्ट रूप से कहा नहीं जाता, लेकिन वो अपने आप को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं। तो जो वो प्रधानमंत्री ने खासतौर से अपने पीछे जो उनको चलवाया, पैदल चलवाया, उसके पीछे नरेंद्र मोदी की भी एक रणनीति रही होगी, मेरा मानना है। और ऐसी रणनीतियां वो अक्सर इस्तेमाल करते हैं कि उनको बता दें कि भाई आप प्रधानमंत्री हैं, मेरे पीछे पीछे मुख्यमंत्री हैं, मेरे पीछे पीछे चलना ही आपका काम है, आप मेरे बराबर नहीं चल सकते, मुझसे आगे नहीं जा सकते। तो राजनीति का वो पक्ष है, उसको तो इससे काफी ठेस लगी है। लेकिन अभी चूंकि योगी जी का मुख्य लक्ष्य ये है किस तरह अगली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, इसलिए उनकी तरफ से और उनके समर्थकों की तरफ से इसकी लीपापोती होगी। लेकिन कभी भी इस तरह की बातें और निकल के आ सकती हैं और उसमें बहुत सारा जाति संबंधी खेल भी अंदर अंदर होता है, आप इसको समझते ही हैं, और उसकी चर्चा यहाँ सार्वजनिक रूप से करना ठीक नहीं है। लेकिन इस तरह के तमाम खेल, तरह तरह का मनोविज्ञान जो है वो इसमें काम करता है। नहीं, उसमें वैसे जात के अलावा भी वो एक मठ के महंत भी हैं, तो कुछ भी हो जाने के बाद, जैसे मैं अपनी बात कहूं, मैं योगी जी और उनकी पार्टी का सार्वजनिक रूप से मुझे लगता है वो जो कर रहे हैं उनकी पार्टी ठीक नहीं कर रही है। लेकिन जब गोरखनाथ मंदिर की बात आती है तो मैं भी जाके वहां भाई मंदिर में तो मैं भी जाके नमस्कार करूंगा, प्रणाम करूंगा। तो इसमें मैं सार्वजनिक रूप से, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ये लगा है कि भाई ये तो महंत है, भाई कुछ तो लिहाज कर लेते। तो दूसरी तरफ ये भी है, नहीं फिर तो मोदी जी को सार्वजनिक मंच पर योगी जी के पैर छूने चाहिए जी। अगर उनका महंत वाली हैसियत है, वही हैसियत उनकी प्रधान हैसियत है अगर उनकी, और मुख्यमंत्री वाली हैसियत उनकी दोयम दर्जे की हैसियत है, फिर तो योगी जी को बैठना चाहिए और बाकी लोगों को एक श्रद्धालु की तरह उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। मुख्य वो स्थिति है नहीं जी। वो उनको केवल महंत होने की वजह से नहीं किया गया है, हम लोग भी इस बात को जानते हैं। उसके पीछे कौन कौन से आग्रह हैं, इनका अभी सूत्रीकरण होना बाकी है, लेकिन कभी वक्त आएगा तो हम लोग इसको भी करेंगे जी। मैं एक और कोशिश करूंगा कि वो दिखा दूं आपको। मैं बता दूं अभी फिर वो 21-22 को या 22-23 को 1-2 दिन के लिए मोदी जी फिर आ रहे हैं, डीजीपी कॉन्फ्रेंस लखनऊ में कर रहे हैं। अब मैं सिर्फ आपको अब मैं चुनाव के लिहाज से सारी बातें पूछ रहा हूं। एक सर्कुलर निकला है और जो पुलिस मुख्यालय है उसके सामने, अब चूंकि वो बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग बन गई हैं, उसके रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटीज को लेटर जा रहे हैं पुलिस की तरफ से कि कोई घर के बाहर कपड़ा नहीं सुखाएगा अपनी अच्छा, आप फ्लैट में अगर रहते हैं तो बालकनी में तो और कहां कपड़ा सुखाएगा, कोई आंगन तो अब है नहीं घरों में। मैं जहां रहता हूं गोमती नगर में, मेरे घर के बाहर वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की रोड है। हर तीसरे चौथे दिन अगर मोदी जी ये कोई जा रहा है या योगी जी भी जा रहे हैं और कोई बाहर खड़ा है, अब पुलिस वालों का तो रवैया, पुलिस वाले कोई आप और जनाब और ये मैडम करके तो बोलेंगे नहीं, वो तो नीचे से भाई उसको वैसी ही ट्रेनिंग है, वो कोई बस नहीं, चल चल अंदर चल, वो ये करते हैं। तो जो भी बाहर खड़ा है उसको 20 मन में तो गाली देता है, ये भले ही अंदर चला जाए। आपको क्या लगता है कि ये जो चीजें हो रही हैं कि भाई आप कपड़ा तक नहीं सुखाएंगे वहां से 200 मीटर के अंदर आप, अच्छा आपके घर में अगर कोई मेहमान आएगा तो आपको जाके थाने में रिपोर्ट करना है कि मेरे घर में फलाना मेहमान आया नाम पते के साथ, इसका उल्टा इफेक्ट तो नहीं होने लगेगा? इसका उल्टा इफेक्ट हमेशा ही होता है। देखिए अभी योगी जी ने जो पूर्वांचल एक्सप्रेस में बड़े बड़े विमान उतरवाए, खुद विमान में बैठकर वहां पे आए, तो उसमें रवीश कुमार ने एक बहुत दिलचस्प और मेरे ख्याल से बहुत सारगर्भित रिपोर्ट की। उन्होंने तमाम जो बस स्टैंड हैं सरकार के, क्योंकि सरकारी बसें इस काम में लगा दी गई थी,
पहले जो राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें प्राइवेट बसों का इस्तेमाल किया था, इस बार सरकारी बसों का इस्तेमाल किया गया। कई बस स्टॉप पर लिखा हुआ था कि बसें उपलब्ध नहीं है, बसें वहां गई हुई हैं। और क्या हालत थी, हालत है, और जो हालत उन्होंने दिखाई भाई, एक तरफ आप एक चमकदार पथ एक राजपथ बनवा रहे हैं, उस राजपथ पे विमान से उतर रहे हैं, बता रहे हैं कितना चिकना है कि इसको रनवे की तरह भी, हवाई पट्टी की तरह भी इस्तेमाल किया सकता है। आप बुलेट ट्रेन की बातें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ लोग घंटों घंटों लाइनों में लगे हुए हैं, उनके पास खड़े होने की जगह नहीं है, उनके पास बसें उपलब्ध नहीं है, बसें बिल्कुल खचड़ा हो चुकी हैं, वो टीन के पत्र ठोक ठोक के उनको चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ आपका जो सार्वजनिक परिवहन है उसकी ये स्थिति है। तो ये इस सबके विपरीत असर होते हैं, और जब ये विपरीत असर संचित हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी बनती है, और एंटी इनकम्बेंसी बनती है तो वोट नहीं मिलते हैं, आपको कम मिलते हैं वोट। तो इस तरह की स्थितियां लगातार योगी और मोदी दोनों के खिलाफ बन रही हैं। देखिए, वेस्टर्न यूपी में अगर भाजपा चुनाव हारती, जो मुझे लगता है अभी भी हारेगी, ऐसा नहीं कि भाजपा बिल्कुल सब पुरानी तरीके से स्वीप कर देगी, अभी भी हारेगी, तो वो मुख्य तौर पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट होगा, क्योंकि योगी ने तो वो 3 कानून नहीं बनाए हैं। हाँ, वो वोट तो मुख्य तौर पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ होगा। अगर महंगाई की वजह से भाजपा के वोट कम होते हैं, तो वो तो उस सुचिंतित, उस इन्फॉर्म्ड चॉइस के खिलाफ वोट होगा, जिसके ऊपर ये 1 साल से लगातार ये सरकार केवल पैसे बना रही है, लोगों की जेब से निकाल रही है पैसे। तो ये एंटी इनकम्बेंसी है, दोनों खिलाफ है, केंद्र के खिलाफ भी है और राज्य के खिलाफ भी है। जी, मैं अंतिम प्रश्न करने से पहले एक चीज आपको भी शेयर कर लूं। जो उस दिन भीड़ आई थी, जिस दिन ये हवाई जहाज उतारा गया, वो नरेगा जॉब कार्ड होल्डर्स, प्राइमरली उनको टास्क दिया गया था कि नरेगा के जितने जॉब कार्ड होल्डर्स हैं उनको लेके आइए। और ये आप भीड़ के मिजाज से देख सकते थे कि वो भीड़ उतने तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, वो नारे नहीं लगा रही थी, क्योंकि जब आपकी पार्टी के लोग नहीं आएंगे तो वो अपना बैठे हुए थे, ठीक है, नरेगा का भाई 1 दिन की मजदूरी यही की सही। एक दूसरा, मैं अंतिम प्रश्न यह है कि हमारे टेनी जी का क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक नई वो कर दी, तो टेनी जी अभी रहेंगे कि मतलब उनको देख के सारे ब्राह्मण वोट देने लगेंगे, ऐसा मान रही है सरकार? देखिए, टेनी जी का राजनीतिक भविष्य तो खत्म हो चुका है तकरीबन। वो तो जब तक हैं तब तक हैं वहां पर, क्योंकि सरकार उनको हटाकर एक फिर पराजय स्वीकार करना हो जाएगा। तो सरकार पराजय स्वीकार करने के चक्कर में तो उन्होंने 1 साल लगा दिया, 700 जाने ले ली। 700 जाने तो मोदी जी के कंधे के ऊपर है, मोदी जी की जिम्मेदारी है। 700 लोगों का खून लगा हुआ है उनके दामन पर। जी जी जी। तो टेनी जी का तो कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। नहीं, क्योंकि उस इलाके में 34 में जो सीटें हैं उस मंडल के, 34 में 30 या 31 सीट भाजपा की है। टेनी जी की वजह से वो असर हो रहा है भाई, उनको दिक्कत हो रही है उन सीटों पे। टेनी जी की वजह से और उस लखीमपुर खीरी कांड की वजह से भाजपा वहां पर बुरी तरह चुनाव में हार सकती है वहां पर। जी जी। लेकिन लखीमपुर खीरी में ये स्थिति है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति बहुत कटाकट होती जा रही है, टक्कर में होती जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति हम लोग देख ही रहे हैं। हरियाणा में अगर सब जाट किसान और जाट पार्टियां एकजुट हो गई तो भाजपा अगला चुनाव हार जाएगी, बहुत आसानी के साथ हार जाएगी। पिछला चुनाव भी हार जाती अगर 3 जगह जाट वोट ना बढ़ते। तो भाजपा के लिए तो काफी मुश्किल है। चलिए, चलते चलते हम, वैसे हिंदुस्तान में एक चीज होती है, मोदी जी ने क्षमा मांग ली है, तो क्या लगता है क्षमा मांगने के बाद सारी पुराना, जैसे होता नहीं कि पुरानी माफी का सकारात्मक असर तभी पड़ता है जबकि वो किंतु परंतु के साथ न मानी जाए। जी, अरविंद केजरीवाल ने भी माफी मांगी थी, याद है आपको? जी जी। केजरीवाल ने माफी मांगी थी, उसका क्या असर हुआ? अरविंद केजरीवाल को 67 सीटें मिली, 70 में 67 सीटें प्राप्त हुई, उन्होंने माफी मांगी थी। तो माफी जो है, अगर आप किंतु परंतु के साथ मांगते हैं तो उसमें यही माना जाता है कि ये सब चालबाजी है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।